Dear atomic explorers, today we'll discuss on an entirely different topic, that is the sustainable future through living in harmony with nature. प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से हम कैसे सतत भविष्य बना सकते हैं। आइए सबसे पहले ये बताएं कि यह आज का टॉपिक उन सभी लोगों को समर्पित है जो सतत विकास के बारे में बहुत भावुक हों और मानवता के लिए सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या एक सतत भविष्य संभव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है, कि इस बारे में ये कह सकते हैं कि अगर हम एक वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लें, दैट इज वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये कह सकते हैं कि ये संभव है। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं इसका टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बातें होंगी और नेचर कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, किस तरह से जिम्मेदार उपभोग और शिक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान की जा सकती है। देन विल टॉक अबाउट एडवोकेसी एंड फ्यूचर इनोवेशन और अंत में इसका सारांश और निष्कर्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं एक मानव इतिहास के संक्रमणकालीन चरण विकास से, जिसमें कह सकते हैं कि मानव इतिहास के दौरान आदिम समाज से लेकर हमारी वर्तमान स्थिति तक विकसित होते हुए हम विभिन्न संक्रमणकालीन चरणों से गुजरे हैं और हम जानते हैं कि मानव ने खुद को जीवित रहने के लिए शिकार पर निर्भर रहा, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़े उन्हें कृषि की प्रथा की खोज की और कृषि के माध्यम से सतत जीवन की ओर मानव जाति का विकास हुआ और इस नए ज्ञान ने मानव को बीज बोने, फसल उगाने और अपने अस्तित्व के लिए एक भोजन का एक स्थायी स्रोत पैदा करने का कोशिश किया और कृषि धीरे धीरे अधिक परिष्कृत प्रणाली के रूप में विकसित हुई और बाद में औद्योगिकरण आदि हुआ। और लेकिन औद्योगिकरण के साथ साथ एक बहुत भयानक और अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आए। इन अप्रत्याशित परिणामों में प्रदूषण और एक अन्य कई कारणों ने एक अप्रिय स्थिति पैदा कर दी और जिससे कि हम लोगों को इस पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम सतत भविष्य को कैसे बनाए रख सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए और वर्तमान की पीढ़ी के लिए पृथ्वी पर जीवन को कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो आज की वार्ता एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करने का प्रयास है और इसमें विचारों में कुछ उचित उपभोग की आदतें, ऊर्जा का उपयोग और आदि के बारे में बातें की जाएंगी और प्रत्येक विचार को पर्यावरण और इसके हमारे जीवन पर प्रभाव पैदा करने की क्षमता के कारण चुना गया है। हम इन तरीकों को अगर अपनाएं, अपने दैनिक जीवन में शामिल करें तो हमारे भविष्य की परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है। सतत विकास का अर्थ है भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और साथ में इसमें बेहतर और अधिक समावेशी भविष्य बनाने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को संतुलित करके शामिल करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन कहा जा सकता है। तो सतत विकास एक सम्मिलित, संतुलित, समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, पर्यावरण संरक्षण के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक गतिविधियां करें, सामाजिक गतिविधियां करें और उचित और कुशल उपयोग संसाधनों का करते रहें तो सतत विकास से लोगों को और सामान्य रूप से इस पृथ्वी ग्रह का कल्याण कर सकते हैं। सतत विकास की अवधारणा में मानना है कि एक संपन्न अर्थव्यवस्था न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसलिए इस विकास को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिले और साथ साथ आर्थिक विकास के साथ साथ
पृथ्वी ग्रह को संरक्षित करने के लिए समाज के सहयोग और प्रयासों से कैसे हम इसको प्राप्त करें। सतत विकास के लक्ष्यों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाया गया सतत विकास एजेंडा 2030 है, जो कि आने वाले वर्षों में जनता और पृथ्वी ग्रह के लिए समृद्ध शांति का एक खाका देता है। इसके केंद्र में 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसमें आम चुनौतियां, जिसमें शिक्षा और सुधार आदि, जनता की गरीबी और अन्य वंचित चीजों को भी दूर किया जाना शामिल किया गया है। इनके साथ साथ असमानता को कम करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जलवायु परिवर्तन को कम करना, महासागरों और जंगलों के संरक्षण के मिलकर काम करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों में मुख्य है कि कोई गरीबी न हो, भूख को समाप्त किया जा सके, स्वास्थ्य देखभाल और बीमारी की रोकथाम अच्छी तरह से सुनिश्चित हो, सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो, लैंगिक समानता हासिल करना एक लक्ष्य है, स्वच्छ जल और स्वच्छता सभी के लिए उपलब्ध हो और जल प्रदूषण को कम किया जाए, ऊर्जा सस्ती हो और स्वच्छ हो, सब बेकार और आर्थिक विकास हो, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए, असमानता विभिन्न देशों के बीच में सभी को कम करना, सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, टिकाऊ शहर समुदायों का नियोजन करना, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपायों को लागू करना, जल के नीचे जीवन यानी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना शामिल है, और भूमि पर जीवन में मत्स्यलीय जीवों से निपटना, जैव विविधता के नुकसान को रोकना और लुप्त प्रजातियों को रक्षा करना आदि शामिल है। साथ ही साथ शांतिपूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देना, लक्ष्यों के लिए साझेदारी को सुनिश्चित करना, जिससे कि सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित किया जा सके, जिसमें सरकारों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज के बीच सहयोग सुनिश्चित किया जाए। सतत विकास के लिए हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत भारत ने सतत विकास को बढ़ावा देने में G20 देशों की भूमिका एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रही। G20 देश विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ जनसंख्या में भी एक बड़े हिस्से का योगदान करते हैं। इस चर्चा में विकास के लक्ष्यों, सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए G20 देशों के बीच सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया गया, और इसमें मुख्य चर्चा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण पर हुई। सतत विकास के बारे में हम कह सकते हैं, इसके बारे में वकालत की बहुत लोगों ने आवाज उठाई हैं, जिसमें शामिल हैं वंगारी मथाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमर्त्य सेन, मलाला यूसुफजई, कोफी अन्नान, एलन जॉनसन सरलीफ, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आदि। ऊर्जा परिवर्तन और संरक्षण के लिए नवीकरण रीयूज ऊर्जा को अपनाएं, जिसमें कि सौर ऊर्जा जो सदियों से मानव जीवन के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, उसका उपयोग को बढ़ाया जाए। इसमें सोलर पैनल्स का उपयोग किया जाए। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम सोलर पैनल्स का उपयोग कर सकते हैं। साइंटिफिक और टेक्निकल रूप से अगर देखें तो यह चित्र सौर सेल की प्रणाली को दर्शाने वाला एक सर्किट का आलेख है। साथ में हमें ऊर्जा का बचत भी एक बहुत आवश्यक विकल्प है, जिसमें हम एलईडी बल्ब बहुत कम ऊर्जा खपत करते हैं, उनको उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका ऊर्जा कुशल इन बल्बों को कहा जा सकता है।
इन बल्बों का ऊर्जा बैंड इन बल्बों में लाइट एमिटिंग डायोड के उपयोग का ऊर्जा बैंड गैप के आधार पर एक प्रतिनिधित्व करते हुए आलेख प्रस्तुत किया गया है और एलईडी के काम करने के लिए सर्किट का आलेख जो कि अब आम तौर से पुस्तकों में छात्रों को पढ़ाया जाता है भी दिया है। सतत परिवहन से तात्पर्य परिवहन विधियों और प्रणाली के उपयोग से है जो कि पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए सतत परिवहन और शहरी नियोजन आवश्यक है। इसमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग जिसमें बस, ट्रेन, ट्राम, सबवे आदि का उपयोग करना आवश्यक है, जिससे व्यक्तिगत वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका माना जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से और बुनियादी ढांचे और टिकाऊ परिवर्तन समाधानों में निवेश करने से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इसलिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार, यातायात की भीड़ में कमी और जीवाश्म ईंधन की खपत में भी कमी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और साथ से साथ वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए एक स्वस्थ और अधिक आनंददायक जीवन और वातावरण में योगदान करने के लिए हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ शहरी पारगमन के लिए एक बढ़ता हुआ मेट्रो नेटवर्क इसमें बहुत योगदान करता है। वैसे भारत में मेट्रो सेवाएं पहली बार 1984 में कोलकाता में शुरू की गई और वहां से देश में मेट्रो रेल परिवहन की शुरुआत हुई। सन 2002 में दिल्ली में मेट्रो ने अपनी पहली लाइन, जिसको रेड लाइन कहा गया, उसने शुरुआत की और इसने एक शहरी परिवहन में क्रांति ला दी। इसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क शुरू हुआ और इसका विस्तार हुआ। बेंगलोर, मुंबई, आगरा, लखनऊ और बहुत सारे शहरों में अब मेट्रो रेल परियोजनाएं चालू हैं और बहुत से क्षेत्र में इनका विस्तार शुरू हो चुका है। इस चित्र में एक जापान की मेट्रो ट्रेन, जिसे कि बुलेट ट्रेन भी कहा जा सकता है, उसकी तस्वीर प्रस्तुत की गई है। सतत विकास के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और परपत्र अर्थव्यवस्था, जिसको कि वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करना बहुत आवश्यक है। इसमें जो मंत्र है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, उसको कहा जाता है मंत्रा जो 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यानी कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। और ये 3R का मंत्र अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। अगर हम इस तरह के उपयोग को करें जिसे हम संसाधनों के संरक्षण और लैंडफिल और पर्यावरण पर तनाव को कम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और 3R की अवधारणा से एक महत्वपूर्ण आर्थिक निहित भी है, जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कई तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का कम से कम उपयोग किया जाए और जो उपयोग किया जाए उनको रिसाइकिल करने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का चक्रण किया जा सकता है, जिनमें एक रिसाइकिल के लिए विशिष्ट वस्तुएं और जिनका उपयोग किया जा सकता है हम आमतौर से इन कूड़े के ढेरों में देख सकते हैं। प्लास्टिक उत्पादों के पुनर्चक्रण के चरण में हम शुरुआत करते हैं प्लास्टिक वेस्ट का कलेक्शन, transportation to recycling facility, then segregation and making bundles and shredding of plastic, and then thorough washing, resolution and restructuring, then fresh plastic प्रोजेक्ट को बनाएं और इस पुनर्चक्रण को शामिल करें। हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक कचरे से कितना नुकसान समुद्री जीवन,
पक्षियों और अन्य जानवरों को होता रहता है, और हम आए दिन इन तस्वीरों को देखने से मन बहुत व्यथित होता है। इसलिए साथ ही साथ, क्योंकि समुद्रों में भी लोग प्लास्टिक वेस्ट को फेंक देते हैं, इसलिए प्लास्टिक से बचाने की जागरूकता के लिए विश्व महासागर दिवस मनाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। साथ ही साथ प्रकृति संरक्षण और पुनर्स्थापन बहुत आवश्यक है। इसलिए सतत भविष्य के लिए प्रकृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसमें जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए और एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करके पुनर्स्थापित करना सर्वोपरि रहेगा, जिससे कि हम स्वस्थ पृथ्वी ग्रह को बनाए रख सकें। पेड़ लगाएं और हरित स्थान बनाएं, जिससे कि जैव विविधता संरक्षण के लिए हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसमें कि पेड़ की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अवशोषित करती हैं और इन तत्वों को रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित करके सूर्य की रोशनी का उपयोग करती हैं, और ये रसायन पेड़ को पोषण देते हैं। इन रासायनिक प्रतिक्रिया का उप उत्पाद एक ऑक्सीजन है, जिसे वायुमंडल में छोड़ा जाता है। इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो इससे हम जान सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन का निकलना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। साथ ही साथ इसके लिए एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की आवश्यकता है, और इस तरह का अभियान चारों ओर किया जा रहा है, लेकिन इसको और तेजी से लागू किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि पेड़ों के पास ऑक्सीजन बनाने, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और साथ ही साथ हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे हानिकारक गैसों को हटाने की शक्ति भी है। इसलिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य और कल्याण सीधे हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं, और पेड़ एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में वायु प्रदूषकों को कम करने के वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। साथ ही साथ वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें विशेष रूप से PM2.5 और PM10 जैसे कण होते हैं, ये कण श्वसन तंत्र में गहराई तक चले जाते हैं और फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, और सांस लेने के बाद स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसलिए पेड़ लगाने से हम इनको कम कर सकते हैं और पर्यावरण अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ पेड़ को लगाने से हम शहरी ताप द्वीप शमन को अनुभव कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र अक्सर शहरी ताप द्वीप प्रभाव का अनुभव करते हैं, जिसमें कि कंक्रीट, डामर और इमारतें गर्मी को अवशोषित करके विकीर्ण करती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तापमान अधिक होता है। हम जानते हैं कि पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं और सतह के तापमान को कम करके वाष्पीकरण उत्सर्जन के माध्यम से आसपास के वातावरण को ठंडा करते हैं, और इस प्रभाव से को करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ सतत विकास के लिए तूफानी जल प्रबंधन का भी बहुत अधिक आवश्यकता है। पेड़ और हरे भरे स्थान तूफानी जल बहाव के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बाढ़ और पानी से मिट्टी का कटाव और जल प्रदूषण के खतरे को पेड़ कम करते हैं, और पेड़ मिट्टी में वर्षा जल में प्रवेश में सुधार करते हुए मिट्टी का क्षरण रोकते हैं, भूजल संसाधनों की भरपाई करते हैं और टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन भी करते हैं। इसलिए हम विशिष्ट तूफानी जल प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। वर्षा जल संचयन की पहल महत्वपूर्ण है, और वर्षा जल संचयन के सिद्धांत में वर्षा जल को प्रभावी ढंग से एकत्रित करने, उपचारित करने, भंडारण करने और उपयोग करने जैसे कदम शामिल हैं,
जिसमें कि व्यक्तिगत घरों में विशिष्ट वर्षा जल संचयन प्रणाली को लगाना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ सतत विकास के लिए योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की एक गहन प्रणाली भी है और इसकी जड़ें भारत की प्राचीन भूमि में गहरी हैं। योग का वैश्विक प्रभाव और इसके प्रचार प्रसार में भारत की अहम भूमिका रही है। योग शारीरिक व्यायाम शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकों और विषयों को शामिल करता है। इसलिए पीढ़ियों को विकसित करने और सामंजस्य पैदा करने के लिए डिफरेंट टाइप के योग प्राणायाम और योग आसन की आवश्यकता है। जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, जिसमें कि हम सतत विकास हासिल करने और भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और रक्षा और स्थानीय समुदायों का समर्थन के लिए संसाधन प्रबंधन के जिम्मेदार दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है और ये एक टिकाऊ जीवन और पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए हमें इस तरह की प्रथाओं को अपनाना शामिल है जिसमें पानी की बर्बादी को रोकना हो। इस तरह से बहुमूल्य संसाधन जैसे जल को संरक्षित करने के लिए उचित जल प्रबंधन की प्रणालियों को लागू करना आवश्यक है, जिससे कि हम बर्तन धोते समय पानी की बर्बादी न करें। नल बंद करने के लिए मन में जागरूकता की जरूरत है, जिससे कि हम समाज में जल का उपयोग सुनिश्चित कर सकें। सतत कृषि की प्रथाओं को अपनाना और पर्यावरण की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि जैव विविधता को बढ़ावा देना शामिल है और साथ ही साथ रासायनिक प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण और जल प्रदूषण को कम करना, सिंथेटिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग को कम करना शामिल है। साथ ही साथ सतत विकास के लिए स्थानीय और जैविक भोजन का समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने पास में स्थानीय रूप से उगाए गए भोजन के बारे में बात करते हैं तो वो उन उत्पादों को चुनना होता है जिसकी खेती हमारे आसपास के क्षेत्र में की जाती है। साथ ही साथ ये एक सचेत विकल्प है, क्योंकि जो लंबी दूरी के परिवहन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को समर्थित करने की शक्ति रखता है, क्योंकि हम जितना दूर से इन उत्पादों को लाएंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं से होगा। इसलिए स्थानीय रूप से उगाए गए जैविक भोजन को प्राथमिकता दें और इससे साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। और इन खाद्यान्नों में विटामिन और खनिज, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, कीटनाशकों का अवशेष, वसा और फैटी एसिड, हैवी मेटल्स, नाइट्रेट स्तर की भी कमी होती है। इसलिए स्थानीय कृषि का समर्थन करने से हमारे क्षेत्र में कृषि भूमि को संरक्षित करने में मदद मिलती है। वन्य संरक्षण को बढ़ावा देना भी सतत विकास में एक मुख्य लक्ष्य है। इसलिए वन्य जीवन संरक्षण को बढ़ावा देने में प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाना आवश्यक है। वन्य जीव संरक्षण संगठनों का समर्थन करना और ऐसे विकल्प चुनना जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और व्यवधान को कम करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि चीतों का पहला जत्था नमीबिया से भारत के कूर्ग राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। ये एक वन्य संरक्षण का एक बहुत सुंदर वर्णन है। साथ ही साथ हमें जिम्मेदार उपभोग और शिक्षा की भी आवश्यकता है। जिम्मेदार उपभोग और शिक्षा सतत विकास प्राप्त करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम एकल उपयोग प्लास्टिक का यूज कम करें, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करें
और इसकी कमी पर जोर हम क्यों देते हैं, क्योंकि यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि आमतौर पे इस तरह से पाया जाने वाला प्लास्टिक पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से नष्ट नहीं होता है। इसलिए हम विशिष्ट एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को लकड़ी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। टिकाऊ फैशन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में भी एक सचेत विकल्प बनाना शामिल है। इसलिए प्लास्टिक और बेकार के सामानों के साथ में फैशन शो को आयोजित किया जा सकता है, जिससे कि हमें इसके बारे में जागरूकता हो। इसे कपड़ों के लिए पर्यावरण अनुकूल उपयोग करना, ऐसे कपड़ों को चुनना जो टिकाऊ हों और फैशन का मूलभूत पहलू भी हों। इसलिए जैविक रेशों से बने कपड़ों का चयन करें, जैसे कि जैविक कपास, लिनन और बांस आदि से बने हुए कपड़े। जलमार्ग और समुद्र तट की सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी से व्यक्ति कूड़े और प्रदूषकों को हटाने में सक्रिय रूप से सहयोग दे सकते हैं। समुद्री तटों के पास प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने की आवश्यकता है, जिससे कि समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके लिए शुरुआत में ही कचरे को अलग अलग भागों में प्लास्टिक, पेपर और अन्य वस्तुओं को अलग अलग करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ एक रेस्पॉन्सिबल केमिकल यूजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जिम्मेदार रासायनिक उपयोग की प्रथाओं को उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम रसायनों का उपयोग कम करें और खतरनाक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करें। और अंत में मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए हमें रसायनों के प्रति जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम वकालत और भविष्य के नवाचारों का भी ध्यान दें, जिससे कि हम पर्यावरण नीतियों के पक्षधर रहें और इनकी एडवोकेसी और फ्यूचर इनोवेशन के बारे में बात करें। साथ ही साथ हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लें, जिसमें कि हम पर्यावरण संरक्षण की बातें करें और स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को अच्छी तरह से लागू करने में हम सहयोग दें और इस तरह से हम सकारात्मक पर्यावरण परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका मान सकते हैं। इसलिए स्थानीय व्यवसायों का ही समर्थन करें, जिसमें सक्रिय रूप से उन कंपनियों को संरक्षण देना शामिल है जो कि स्थिरता और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को और नैतिक सोर्सिंग को प्राथमिकता देते हैं। तो इससे भारत में स्टार्टअप देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने देने के लिए एक नया और अभिनव विचार है। पर्यावरण अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम पर्यावरण मुद्दों के लिए स्थायी समाधान खोजें और ये स्थायी समाधान स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां और वर्तमान अनुकूल सामग्री जैसी हो सकती हैं और ऊर्जा के संभावित स्रोत हमारे पृथ्वी ग्रह को बचा सकते हैं। सतत विकास में परमाणु ऊर्जा की भी एक अहम भूमिका है, जिससे इस सतत विकास को हासिल करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए पर्यावरण संरक्षण में एक योगदान दिया जा सकता है। और इस संदर्भ में परमाणु ऊर्जा एक अद्वितीय लाभ और अवसर प्रदान करने का तरीका है, जिसमें एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में परमाणु ऊर्जा उभरी है। परमाणु ऊर्जा में उत्पन्न कचरे को, जिसको कि रेडियोएक्टिव वेस्ट कहा जाता है, उनको भी ऊर्जा एम्पलीफायर जैसे मशीनों का उपयोग करके एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में एक नई दिशाएं दी जा सकती हैं। ऊर्जा मिश्रण को एक भाग के रूप में ज्वारीय ऊर्जा का भी बहुत उपयोग किया जा सकता है, जिसको कि टाइडल एनर्जी हम कहते हैं, और इसको एक एनर्जी मिक्स में शामिल किया जा सकता है, जिसमें ज्वार भाटा में चंद्रमा सूर्य द्वारा समुद्र के
पानी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट होती है, और उससे ज्वारु ऊर्जा से जनरेटरों का उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग एक टिकाऊ ऊर्जा का स्रोत है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। इसलिए जब हम हाइड्रोजन को उपयोग करें तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सकता है। इसके दहन से ऑक्सीजन या प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है और जल वाष्प उत्पन्न होता है, जिससे कि एक स्वच्छ ईंधन के रूप में बन जाता है। खाद्य विकिरण और सतत विकास भी आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वैश्विक संदर्भ में सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप खाद्य विकिरण की आवश्यकता और भी अधिक स्पष्ट और प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि दुनिया में आबादी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र पर काफी दबाव है। इसलिए हम फूड रेडिशन का उपयोग करके अब खाद्य को कीटों से बचा सकते हैं और उसको खराब होने से बचा सकते हैं, जिससे कि इसका उपयोग सही तरीके से किया जा सके। अंत में हमें शिक्षित करना जरूरी है अपनी जनता को, जिसमें कि हम जागरूकता बढ़ाएं, इस तरह के पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करें, विद्यार्थियों को शिक्षित करें, समाज में लोगों को शिक्षित करें, और जिससे कि जागरूकता बढ़ाने से इसमें ऐसी भावना को आगे बढ़ाएं जिससे कि इस दिशा में अवेयरनेस प्रोग्राम से एक महत्वपूर्ण कदम शुरू किया जा सकता है। इसके लिए अभियान चलाए जाएं, कार्यशालाओं का शुरुआत की जाए और सामुदायिक पहलों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ अभियानों में, कार्यशालाओं में सामुदायिक पहलों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देकर ऐसा किया जा सकता है। अंत में सारांश और निष्कर्ष के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि छोटे से छोटे निर्णय भी वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, चाहे भोजन की बर्बादी को कम करना हो, टिकाऊ समुद्री भोजन का समर्थन करना हो, पर्यावरण अनुसंधान की वकालत करना हो, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना हो। इसलिए व्यापक पैमानों पर प्रभावकारी परिवर्तन हम जानते हैं कि सामूहिक कार्यों से उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, पृथ्वी के संरक्षक के रूप में एक जिम्मेदारी निभाता है और भावी पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह को सुनिश्चित करने में सहयोग देने में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए व्यक्तियों, समुदायों, व्यवसायों और सरकारों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का आह्वान करने का आज एक उपयुक्त अवसर है। एकीकृत कार्य और जिम्मेदारी की साझा भावना लचीलेपन, स्थायी समृद्धि वाले भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। धन्यवाद।